आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में बात करेंगे रीट पात्रता परीक्षा 2025 जिसका पेपर आपके 27 और 28 फरवरी 2025 को होने वाला है। उसमें अगर आपने भाषा प्रथम या द्वितीय के रूप में हिंदी भाषा का सिलेक्शन किया है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो कक्षा 9 से 12 तक की जो हिंदी व्याकरण की किताब चलती है ऑथेंटिक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से जो प्रकाशित होती है, उस किताब में आपके जो नवीनतम संस्करण है आपके सामने ये, और इस किताब में से आपके पेपर में हूबहू प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस जो किताब के हर पार्ट के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वहाँ से क्वेश्चन हूबहू उठा के दिए जाएंगे। तो आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हर पार्ट के पीछे के प्रश्न उन सभी का आंसर आपको बताया जाएगा। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखना। साथ ही ये वीडियो कक्षा 9 से 12 तक के हर उस विद्यार्थी के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस बार जो 9वीं से 12वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं। फिर आप 9th क्लास के हो, 10th के हो, 11th के हो या फिर 12th क्लास के हो, सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो इसकी PDF अपने को ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको इसकी जो PDF वगैरह वो आपको मिल जाएगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कक्षा 9 से 12 तक की हिंदी की ऑथेंटिक किताब आपके सामने है, जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से प्रकाशित होती है। और कक्षा 9, 10, 11 और 12 के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है व्याकरण के हिसाब से। और ये आप देख सकते हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से इसका प्रकाशन किया जाता है। तो पूरी इंडेक्स आपके दे रखी है, विशेष सूची इसमें आपके क्या क्या है। तो ये पूरे सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपका जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है इनसे कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आपके वो गलत नहीं होंगे। तो पहला जो पार्ट है आपके इसमें ये दे रखा है कि भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि हमारी जो राजभाषा है वो कौन सी है। तो हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा। ये आपको अच्छे से याद कर लेना, हिंदी हमारी राजभाषा है। फिर आपके प्रश्न पूछा जाएगा कि भाषा के कितने प्रकार के होते हैं। तो भाषा के 2 प्रकार के होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित प्रकार की। 2 प्रकार की हमारी भाषा होती है। फिर इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को स्थानीय रूप से बोली कहा जाता है और जिसे उपभाषा भी कहा जाता है। एक आपको एक लोकोक्ति याद रखनी है, कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी, हर 5-7 मील पर जो भाषा में बदलाव देखने को मिलता है। तो ये वाली जो आपको लोकोक्ति है, कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर आपसे व्याकरण की जो परिभाषा है वो पूछी जाएगी। तो व्याकरण क्या है? तो हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, यहाँ से आप इसको याद रख लेना कि हिंदी व्याकरण क्या है? हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला जो शास्त्र है उसको क्या कहा जाता है? हिंदी व्याकरण कहा जाता है, उसको व्याकरण कहते हैं। इसके अलावा हिंदी को संविधान सभा ने राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? इंपॉर्टेंट डेट याद कर लेना। तो हिंदी को संविधान सभा ने राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को भारत में की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। फिर आपसे लिपि की परिभाषा पूछे तो लिपि की परिभाषा क्या है? भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, अर्थात किसी भी भाषा को मौखिक ध्वनियों में लिखकर व्यक्त करने जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसको लिपि कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको महत्वपूर्ण लिपियाँ याद रखनी है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि कैसी है? देवनागरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, देवनागरी की लिपि हिंदी, मराठी, संस्कृत और कोंकणी, नेपाली इन सभी की जो लिपि है वो कैसी है? देवनागरी की। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो रोमन है, और पंजाबी की लिपि कौन सी? गुरुमुखी है, और उर्दू की लिपि कौन सी? फारसी है। ये सभी लिपियाँ आपको इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आपके देवनागरी की लिपि में जो कुछ निर्धारित मानक है उनके नाम आपको दे रखे, अनुस्वार में क्या आता है, अनुनासिक में वगैरह, और व्यंजन वगैरह विसर्ग सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। विशेष तौर पर आपको ग्रहित व्यंजन के बारे में याद रखना है। ओ जो इसमें आपके ग्रहित स्वर है, और ग्रहित व्यंजन जो है आपकी इस प्रकार से रहेगा, ये क, ख, ग, ज और फ, ये सभी आपकी क्या है? ग्रहित व्यंजन है। तो इसमें आपसे अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है, कौन सी राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है? 100% आप इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, पहला ही क्वेश्चन है। ऐसा नहीं हो फिर आप एग्जाम देके और फिर कहो कि ये तो हमने पहले क्यों नहीं देखा। तो ये आपके 100% क्वेश्चन है जो आने की पूरी संभावना है, क्योंकि राजस्थानी भाषा का भी आपकी जो इसमें टॉपिक ऐड किया गया है। तो इसमें आपकी राजस्थानी भाषा की कौन सी बोली नहीं है? मेवाड़ी है, मारवाड़ी है, मेवाती है, लेकिन अवधी जो भाषा है
वो राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके राजस्थानी की बोली नहीं है, अवधि इसका उत्तर रहेगा। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को स्थानीय रूप में क्या कहते हैं? तो सीमित क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको उपभाषा कहा जाता है। याद रखें उसको क्या कहते हैं, उसको उपभाषा के रूप में जाना जाता है। निम्न में से किसकी देवनागरी लिपि नहीं है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि नहीं है? तो नेपाली की है, हिंदी की है, संस्कृत की है और पंजाबी की नहीं है। तो पंजाबी की कौन सी? गुरुमुखी है। तो याद रखें पंजाबी की भाषा जो है उसकी लिपि देवनागरिक के नहीं है। खड़ी बोली हिंदी के किस रूप के स्वरूप से निकली है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ये पश्चिमी हिंदी से निकली है। तो ये इंपॉर्टेंट 4 प्रश्न थे इस पार्ट के, और इसके जो याद रखने योग्य जो प्रश्न है, बिंदु है, आपको याद कर लेना है। हम अपनी भाषा, अपनी बात एक दूसरे को भाषा के माध्यम से ही कह सकते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि हम अपनी बात को एक दूसरे से किस माध्यम से कह सकते हैं? तो भाषा इसका उत्तर रहेगा। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। और फिर आपकी लिपि क्या होती है? तो मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसको लिपि कहा जाता है। और भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय शब्द को बोली या फिर उपभाषा कहा जाता है। हिंदी को 18 से 22 बोलियों में और 5 उपभाषा या फिर विभाषाओं में विभाजित किया गया है, जिसमें पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी प्रमुख नाम है। इसमें व्याकरण की परिभाषा आपसे पूछी जाएगी तो भाषा को शुद्ध रूप, शुद्ध लिखने और बोलने की संबंधित जो जानकारी देने वाला शास्त्र होता है उसको व्याकरण कहा जाता है। हिंदी की लिपि कौन सी है? तो देवनागरिक लिपि है। अगर आप 2011 से लगा के 2022 तक जितने भी आपके रीट के पेपर हुए, आरटेट के पेपर हुए, उन सभी में जो आपके PYQ जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनका टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट का आप ऐप के ऊपर जाके फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। ऐप के ऊपर ये सारी चीज़ें आपके लिए फ्री में उपलब्ध है। और सभी टेस्ट का लिंक आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में और अपने जो टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ पे भी मिल जाएगा, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ टेस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज बना रखी है, रीट की टेस्ट सीरीज, उसमें सारे टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में उपलब्ध है। आप SST के, आप हिंदी के, साइको के, सभी के टेस्ट वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में दे सकते हैं। 2011 से लगा के 2022 के सारे टेस्ट आपके लिए फ्री में उपलब्ध है। तो ये तो हो गया आपके चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 की ओर बढ़ते, वर्ण, विचार और अक्षरिक खंड। यहाँ से क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से पूछा जाएगा। एक तो आपसे हिंदी में वर्णों की संख्या पूछे तो हिंदी में वर्ण कितने? 44 है, 44 है। और वर्ण भाषा का मूल आधार क्या है? तो आपको याद रखना भाषा का मूल आधार वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी वह छोटी छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन आपके पेपर में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। फिर वर्ण को कितने भागों में बांटते हैं? तो वर्ण को 2 भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उनको स्वर कहते हैं। हमारे हिंदी में 11 स्वर है, अ, आ, ई, उ, ए, री, ए, ऐ, ओ और औ। और ये सभी जो बिना किसी जो सहायता के बोले जाते हैं, इसके लिए इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसको स्वर कहा जाता है। फिर स्वर के भेद है, तो स्वर के भेद फिर आपके 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व वे स्वर होते हैं जिनको अपेक्षाकृत कम समय लगता है उच्चारण करने में, जैसे अ, ई, उ और री। और दीर्घ स्वर जिनको मूल स्वरों से ज़्यादा समय लगता है, दुगुना समय लगता है, तो उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। दुगुना समय आपको याद रखना है, अंडरलाइन कर लो इसको, दुगुना को। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि दीर्घ स्वर को बोलने में मूल स्वरों से कितना समय लगता है? तो दुगुना समय लगता है। तो ये आपको याद रखना है। ये 7 प्रमुख जो दीर्घ स्वर हैं। इसके अलावा अंग्रेजी में ओ स्वर का उपयोग भी हिंदी में होने लगा है, जैसे डॉक्टर है, कॉलेज है, ये सभी ओ स्वर है। व्यंजन क्या है? तो व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। और मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। मूल रूप से जो व्यंजन होते हैं वो स्वर रहित होते हैं। एक कथन कारण के रूप में आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर आपको ये स्वर युक्त तो इनका वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर ये आपको याद कर लेना है। जैसे क वर्ग है तो क वर्ग में, ठीक है, अ, आ और क वर्ग और विसर्ग और ह, ये सभी का जो उच्चारण है वो कंठ से होता है। नाम ध्वनि का जो कंठ हो जाएगा। च वर्ग का उच्चारण ई, इच्युषानाम तालु वाला है। तो इच्युषानाम तालु यानी कि संस्कृत में आपने पढ़ा होगा ये इच्युषानाम तालु। तो ई और च वर्ग और य और श, ये तालु से इसका उच्चारण होता है, तालवी कहते हैं इसको। और ट वर्ग आपके ऋटुर्षाराम मुर्दा हो जाएगा, ऋटुर्षाराम मुर्दा। तो ये ट वर्ग। इसके अलावा आपको इसमें नाम याद रखना है, ट वर्ग के अलावा इसके अलावा आपको इसमें ये री, श और र, ये मुर्दा मुर्दे नहीं कहते। और त लरतुल सा नाम दंत। तो लरतुल सा नाम है कि ल, त वर्ग और स ये दांत से उच्चारित होते हैं।
और प वर्ग, ठीक है, प वर्ग और आपके उ जो है वो आपके औस्त से होते हैं। इसके अलावा कंठ तालु से ऐ हो जाएगा और दंतोष्ठ से हो जाएगा आपका व दांत और औस्त दोनों से बोला जाता है। ओ और औ आपके कंठोष्ठ है, कंठ और औस्त दोनों से बोला जाता है। इसके अलावा जो नासिक व्यंजन है इसका जैसे यंगणम ये वाला जो दे रखा है तो ये याद रखना। इसके अलावा आपके अंतस्थ व्यंजन है यर लव, ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपके संयुक्त अक्षर है उनको आपको याद कर लेना है। क्षत्रिय वाला, त्रिशूल वाला, ज्ञानी वाला और श्रमिक वाला, ये 4 अक्षर आपके संयुक्त अक्षर है। जिसमें जो क्षत्रिय वाला क्ष है वो तो क, श और अ से बनता है और त्रिशूल वाला त्र, त, र और अ से बनता है। ये हलंत सारे सारे याद रखना और लास्ट वाला आपका पूर्ण वर्ण है। और ज्ञानी वाला जो है ज, य और अ से और श्रमिक वाला श, र और अ से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो विज्ञान का आपको ये जो ज्ञ देखा ये आपके आधा ग और य से भी इसका होता है, तो इसलिए इसको ज्ञ के रूप में ग और य के हिसाब से भी इसको जो माना जाने लगा है। तो ये भी थोड़ा सा आपको अच्छे से याद रख लेना है। फिर आपके प्रश्न बनेगा इसमें से, उन प्रश्नों को हम इस वीडियो में यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो संयुक्त अक्षर कौन कौन से, तभी हमने चर्चा की, चारों ही संयुक्त अक्षर आपको अच्छे से नाम याद रखना है। फिर आपके अगला प्रश्न बनता है ये, जिसमें आपको खंड वर्ण दे रखा, वर्ण विच्छेद से बनने वाला सही शब्द युग्म का चयन करना है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ल ई ख आ, तो ल के ई की मात्रा है ली, ख के आ की मात्रा है खा, तो ये क्या हो जाएगा, लिखा हो जाएगा। और ये ई की मात्रा छोटी है तो छोटा ली हो जाएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लिखा उत्तर रहेगा। म और री, द और आ, मृदा है ये, ठीक है, और ये ऋषि वाला रहे तो मृदा आपके ऑप्शन नंबर ये रहेगा। र उ, रू प अ, रूप हो जाएगा ये, और रू इसमें आपके बड़ा है, तो याद रखना बड़ा जो दे रखा आपके वो ये वाला बड़ा होता है, बड़ा ऊ है ये, याद रखना। ये छोटा ऊ है और ये ब में आपके छोटा ऊ और अ में बड़ा ऊ है। और ये ब्रिज, ये ब्रिज का आपको ये दे रखा है, ये ब्रिज का नहीं ब्रज का है ना, ये ब्रज है। और री होता था मृदा वाला आपके री आता, तो ये ब्रज दे रखा है, तो चौथे में आपके हो जाएगा स। याद रखना ब्रिज ये नहीं होता है, ये ब्रज होता है, याद रखना, ये शब्द शुद्धि में काम आएगा। फिर आपके प्रश्न है आपके नेक्स्ट आपके शब्द विचार से इंपॉर्टेंट है यहाँ से। एक तो आपको शब्द को आपको याद रखना है, शब्द की परिभाषा, भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ये एक तो इंपॉर्टेंट परिभाषा ये रहेगी। और ध्वनि समूह की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता है उसको शब्द कहते हैं। परिभाषा क्या है, एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि के समूह को शब्द कहते हैं। और इनके अलग अलग यहाँ पे परिभाषा वगैरह दे रखी है, उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, अलग अलग प्रकार से इनका जो यहाँ पे भेद दे रखा है। उत्पत्ति के आधार पे ये हिंदी भाषा के जो शब्द हैं इनको तत्सम तद्भव रूप में बांटा गया है। फिर आपके रचना के आधार पे शब्द जो है 3 प्रकार के होते हैं, जैसे रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है और योग रूढ़ शब्द है। इनके उदाहरण वगैरह आप इसमें पढ़ लेना, इसको डाउनलोड करके किताब को। मैं आपको थोड़ा सा केवल रिवीजन के रूप में ये वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। और प्रयोग के आधार पर ये जो भेद है वो 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी या फिर अवयव शब्द कहा जाता है। ये विकारी शब्द क्या होते हैं, तो वे शब्द जिनके लिंग वचन काल पुरुष के अनुसार रूप परिवर्तन हो जाता है, इनको विकारी शब्द कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में छपेंगे। अविकारी अवयव शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जिनका लिंग वचन पुरुष कारक काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, इनको अविकारी या फिर इनको अवयव शब्द भी कहा जाता है। वे इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है, इसलिए इनको अवयव शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिर अर्थ के आधार पे शब्द, तो अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द जिनका एक ही अर्थ निकलता है उनको एकार्थी कहते हैं। अनेकार्थी शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ निकलता है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द जिनमें अर्थ समान होता है, और इसमें जो समानता का प्रतीक यानी कि समानता प्रतीति कराने वाले जो शब्द होते हैं इनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। विलोम शब्द, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहा जाता है। समुच्चरित या युग्म शब्द जिनका उच्चारण समान होता है लेकिन इनका जो अर्थ है वो अलग अलग होते हैं, जैसे आदि और आदि। इस प्रकार से इस आदि का मतलब होता है प्रारंभ में, इस आदि का मतलब होता है लत होना, आदत होना। तो ये अलग अलग प्रकार के इनके समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। जैसे आपको एक देखने में तो एक जैसे लगेंगे लेकिन उनका जो अर्थ के अनुसार देखेंगे तो वो अलग अलग आपको उसमें प्रतीत होंगे, जैसे अस्त्र, शस्त्र। समूहवाची शब्द जैसे गट्ठर जो होता है लकड़ी और पुस्तकों का गट्ठर होता है, गुच्छा चाबियों का और अंगूर का होता है। गिरोह माफिया, चोर या डाकू का होता है, समूह होता है। रेवड़, भेड़, बकरी
इनको रेवड़, ये पिछली बार रीट में आया था ये रेवड़ वाला। और जून, टुकड़ी, पंक्ति, माला, ये सब भी शब्द जो काम में लेते हैं। ध्वन्यार्थक इनको अलग अलग भागों में, उपभागों में बांटा गया है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके जो प्रश्न है वो किस प्रकार से दे रखे हैं। तो पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तो तत्सम का मतलब जो संस्कृत भाषा के शब्द है, जैसे जैसे हिंदी में काम में लेते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे इसमें आपके अश्रु शब्द जो है वो आपके तत्सम शब्द का उदाहरण है। फिर बाकी तद्भव दे रखे आपके। दूसरा प्रश्न है तद्भव शब्द कौन सा है। तो जो हिंदी भाषा में संस्कृत से हिंदी में जिसका जो अपभ्रंश हुआ है उसको हिंदी भाषा में तद्भव कहा जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा इसमें आपके, देखो क्षत्रिय, कृष्ण और ग्रह, ये तो तत्सम ही दे रखे, लेकिन गांठ, ग्रंथि जो होती है इसको गांठ कहा जाता है। इसमें आपको द वाला उत्तर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द देशज शब्द है। तो तीसरे में आपकी जो काच दे रखा है वो देशज है। बाकी ताकत है, सपना है, थान है, ये विदेशी है। योग रूढ़ शब्द से बना शब्द का चयन करना है। योग रूढ़ में आपके दशानन हो जाएगा। योग रूढ़ में वो कौन से आते हैं, जैसे बहुब्रीहि समास जो आता है वो सभी योग रूढ़ में गिने जाते हैं। तो इसका उत्तर आपके ब ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपके प्रश्न है शब्द विचार के। तो शब्द विचार में आपके जो प्रयोग या रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों को दो भेद हैं। ठीक है, दो भेद कौन कौन से, एक तो विकारी शब्द है और एक आपके अविकारी शब्द है। विकारी शब्द में वे होते हैं जिनका लिंग, वचन, काल, पुरुष, ये सभी जो काल के अनुसार बदल जाते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। लेकिन अविकारी शब्द कौन से होते हैं, जिनका जो कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है और विस्मय आदि बोधक है। फिर आपसे संज्ञा की परिभाषा पूछे तो संज्ञा क्या होती है, किसी के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और परिभाषा किसी वस्तु, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के हमारे हिंदी में 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। फिर आपके यहाँ पे नाम दे रखा अलग अलग, वो आपको पता ही है सारे तीनों ही नाम। और फिर आपके जो ये जातिवाचक से जो भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य रूप से 5 प्रकार के शब्दों से की जाती है। इंपॉर्टेंट है ये। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अवयव से भाववाचक संज्ञा की जो रचना है वो की जा सकती है। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि निम्न में से किस प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा की रचना नहीं की जा सकती है। तो फिर इसमें से आपके कोई और ऑप्शन दे देंगे, 3 ऑप्शन यहाँ से उठा के। फिर अगला है आपके सर्वनाम। जो सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका आदि, ये सभी सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद है तो सर्वनाम के 6 भेद है, याद रखना। सर्वनाम के 6 भेद है, जैसे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। फिर पुरुषवाचक 3 प्रकार के हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये सभी आपके जो सर्वनाम के भेद हैं। फिर आपके पुरुषवाचक के 3 प्रकार के हैं। तो ये सभी आपके जो उदाहरण इसमें दे रखे हैं, इनको एक बार आप ज़रूर अच्छे से देख लेना। फिर बात कर लेते हैं क्रिया की। तो क्रिया क्या होती है, क्रिया का अर्थ होता है करना। क्रिया के बिना किसी वाक्य की पूर्ण नहीं होता है, वाक्य कोई पूर्ण नहीं होता है। और किसी भी वाक्य में जो कर्ता, कर्म, काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से प्राप्त होती है। आपको पूछे कि हिंदी भाषा की जननी भाषा कौन सी, तो संस्कृत आपको याद रखना है। और संस्कृत में क्रिया धातु, क्रिया रूप को क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। धातु क्या होता है, तो हिंदी क्रिया पदों का मूल रूप ही धातु होती है। और धातु में ना जोड़ने से हिंदी के क्रियापद बनते हैं, जैसे पठ, पढ़ना, उठ, उठना, ऐसे। तो जिस शब्द से किसी कार्य का करने या होने का बोध होता है उसको अपन क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद हैं, तो क्रिया के अलग अलग प्रकार के भेद हैं। बात कर लेते हैं कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर जो क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। फिर अकर्मक भी ये 2 प्रकार की हो जाएगी, एक कर्मक और द्विकर्मक। और फिर आपके संरचना के आधार पर क्रिया अलग अलग 5 प्रकार की होती हैं, संयुक्त क्रिया, इसके अलावा आपकी नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंतक क्रिया। और काल के आधार पर क्रिया 3 प्रकार की होती हैं, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। ये सभी आपके जो अलग अलग प्रकार की क्रियाओं के उदाहरण, ये सभी यहाँ पे उदाहरण भी दे रखे हैं और यहाँ से हूबहू प्रश्न उठाए जाते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, जैसे किसी से दूसरे से काम करवाते हैं इसको प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। जैसे सरपंच ने गाँव में तालाब बनवाया, तो यहाँ पर सरपंच खुद काम नहीं कर रहा है, ये अन्य लोगों से अपना काम करवा रहा है या फिर इनको प्रेरित कर रहा है तालाब का काम करवाने के, निर्माण करवाने के लिए। तो यहाँ एक प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न आपके पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट इसमें आपके जो है वो कृदंत क्रिया है। तो कृदंत क्रिया में क्रिया धातु से जुड़ने वाले प्रत्यय जो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और इन कृत प्रत्यय से बने जो शब्द हैं इनको कृदंत क्रिया कहा जाता है। जैसे चल से चलना, लिख से लिखना, ठीक है, ये सभी आपके
और विशेषण, विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के प्रयोग से व्यक्ति, वस्तु या यथार्थ रूप में प्रकट होता है, साथ ही इसका जो प्रभावशीलता भी बढ़ती है। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उनको विशेषण कहा जाता है। और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसको विशेष्य कहते हैं। नीला आकाश, इसमें छोटी पुस्तक, भला व्यक्ति, इसमें नीला, छोटी और भला विशेषण है, और आकाश, पुस्तक और व्यक्ति क्या है, इसमें आपके विशेष्य हैं। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। हिंदी में आपके 5 प्रकार के विशेषण के नाम इसमें दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। और 5वें प्रकार की आपका वर्णन यहाँ पे पूरा दे रखा है। प्रविशेषण क्या होता है? तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको प्रविशेषण कहते हैं। तो वह बहुत परिश्रमी है, शीला अति विनम्र है। परिश्रमी तो है लेकिन बहुत परिश्रमी है। विनम्र तो है लेकिन अति विनम्र है। तो ये सभी आपके जो परिश्रमी और विनम्र जो विशेषण है, और यहाँ पे बहुत और अति जो आपके प्रविशेषण हो जाएंगे। फिर विशेषण की रचना, अलग अलग प्रकार से जो विशेषण की रचना की जाती है, किंतु संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, व्यय शब्दों को जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर भी विशेषण बनाए जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार की जो यहाँ पे विशेषण दे रखे। फिर आपके आते हैं अविकारी शब्द। तो ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन, काल, पुरुष के प्रभाव से कोई जो विकार नहीं होता, उनको परिवर्तन नहीं आता, उनको अपन अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे भेद कौन कौन से हो जाएंगे? भेद ये हो जाएंगे आपके क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंधवाचक है और विस्मयादि बोधक है। क्रिया विशेषण में कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक हो जाएंगे। समुच्चय बोधक में समानाधिकरण और व्यधिकरण हो जाएगा। जैसे कुछ शब्द हैं यहाँ, वहाँ, धीरे, तेज, कब आदि आपके अवयव शब्द के उदाहरण हैं। जैसे क्रिया विशेषण में आपके यहाँ, वहाँ, जल्दी, बहुत। और क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से आपके 4 भेद होते हैं। कालवाचक हो जाएगा, स्थानवाचक हो जाएगा, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। और समुच्चय बोधक में क्या होगा? ऐसे अवयव जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ते हैं, उनको समुच्चय बोधक विशेषण कहा जाता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं समुच्चय बोधक विशेषण भी, समानाधिकरण और आपके दूसरे हैं व्यतिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण जो समुच्चय बोधक है, इनके संयोजक भी अवयव होते हैं, जैसे और, तथा, एवं। विभाजक होते हैं या, अथवा, कोई एक, या फिर, चाहे, नहीं तो, ना। विरोध वाले पर, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, अगर, मगर जो भी है, वरना, ये सभी विरोध प्रदर्शक वाले हैं। परिमाणदर्शक, अतः, अतएव, सो, फलतः, ये आपके परिमाणदर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। इसी प्रकार से व्यधिकरण वाले ऐसे अवयव जो एक मुख्य वाक्य, एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य को जोड़ते हैं, इनको व्यधिकरण या समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कारक वाचक, क्योंकि, इसलिए, के कारण, चूँकि, उद्देश्य, जो कि, ताकि, ये सभी आपके व्यतिकरण में आते हैं। संकेतवाचक में आपके यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जब तक आते हैं। स्वरूप में आपकी जो, कि, अर्थात, मानो, ये सभी आपके आते हैं। फिर आपके नेक्स्ट हैं, इन सभी को आप एक बार इस किताब को ज़रूर डाउनलोड कर लेना, और इनके जो मूल प्रश्न दे रखे इनको एक बार आप ज़रूर डाउनलोड करके पढ़ना। काफ़ी शानदार किताब है आपके। व्याकरण की तो आपकी बहुत ही शानदार तैयारी हो जाएगी। तो पहला प्रश्न आपकी, संज्ञा के मूल कितने भेद है? तो 3 भेद आपको याद है। ये जो प्रयोग के अनुसार परिवर्तित होता है उनको विकारी शब्द कहा जाता है। प्रयोग से अनुसार परिवर्तित हो रहा है इसका मतलब वो विकारी है, परिवर्तित नहीं होता है वो अविकारी। दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा बताने की, इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी? लकड़ी, बुनना, आप, रमेश। तो इसमें से जो जातिवाचक है वो आपकी लकड़ी हो जाएगी। लकड़ी में सभी प्रकार की लकड़ियाँ आ जाएगी। और बाकी इसमें आप सर्वनाम है, बुनना क्रिया है और रमेश संज्ञा है। अनिश्चयवाचक संज्ञा वाचक सर्वनाम कौन सा है? तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा आपके कोई आयत। आप कोई आयत तो अनिश्चित है इसमें, है ना, तो ये आपके अनिश्चयवाचक हो जाएगा। फिर आपके भी जाना पड़ता है, तो सर्वनाम भरना इसमें आपके, तो यहाँ हो जाएगा आपके मुझे। तो मुझे भी बाजार जाना है। वह चलता है, इसमें क्रिया विशेषण बताएं। तो चलता है तो आपके धीरे धीरे हो जाएगा। वह धीरे धीरे चलता है, ये क्रिया विशेषण का एक उदाहरण हो जाएगा। 7वां प्रश्न इसमें आपके, हमें अपनी सभ्यता संस्कृति पर गर्व है। तो इसमें आपकी सभ्यता और संस्कृति को जोड़ना है, तो आपके और उसमें आएगा, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। खूब मन लगाकर पढ़ो, परीक्षा में प्रथम पाओ। खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ। तो इसमें आएगा ताकि, अन्यथा, चूँकि, क्योंकि नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें आपके ताकि आएगा। हरीश सत्य बोलता है, तो कभी कभी बोलता है कि हमेशा बोलता है कि जोर से बोलता है कि पास पास बोलता है, सदैव बोलता है। तो हरीश सदैव सत्य बोलता है, इसमें आपको सदैव आ जाएगा। वहाँ मोहन के कोई नहीं था, और अलावा या अथवा, तो इसमें आपके आएगा अलावा। मोहन के अलावा कोई नहीं था, तो इसमें आपको अलावा भर देना है। फिर आपके नेक्स्ट हैं आपके,
बोलो कोई सुन लेगा, जोर से बोलो कोई सुन लेगा, ऐसा नहीं होगा। चिल्लाकर बोलो भी नहीं होगा, गाकर बोलो भी नहीं होगा, तो फिर आपकी क्या आएगा यहाँ पे धीरे बोलो कोई सुन लेगा, तो यहाँ पे आपको धीरे उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर है अपने 5वां पद परिचय। तो पद परिचय ये क्या है, तो एक स्वतंत्र शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब पद कहलाता है। पद की भी परिभाषा पूछी जा सकती है, और वाक्य में उस शब्द की सभी भूमिकाओं का पद परिचय देना पद परिचय कहलाता है। परिभाषा क्या है पद की, तो पद वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द पद कहलाता है। और पद परिचय में किसका उल्लेख करते हैं, तो शब्द के भेद का, उपभेद का, लिंग, वचन, कारक आदि का परिचय, साथ ही वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों का संबंध उल्लेख किया जाता है, उसको अपन पद परिचय कहते हैं। तो पद परिचय में आपके जो 5 प्रमुख प्रकार की इसमें दे रखे हैं उनका वर्णन कर रखा है। एक तो संज्ञा शब्द का पद परिचय, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव पद शब्द का पद परिचय दिए जाते हैं। अवयव शब्द में भी फिर आपके 4 प्रकार हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, इसमें से भी प्रश्न आपके पूछा जाता है। मैं सीधे ही आपको इसके जो प्रश्न के इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर आपको यहाँ पे बताता हूँ कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं। तो वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होता है उनको क्या कहते हैं, पद कहा जाता है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, पद की याद रखना। संज्ञा शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बदलाया जाता है, तो संज्ञा शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बदलाया जाता है, तो इसमें आपकी संज्ञा शब्द में पद परिचय में जो काल नहीं बताया जाता है, लिंग, वचन, संज्ञा का प्रकार तो बताया जाता है। पद परिचय कितने प्रकार का होता है, तो पद परिचय 5 प्रकार का होता है। हमने ऊपर चर्चा कर ली, 5वें प्रकार के नाम आपको बता दिया। तेज दौड़ती हुई गाय को उसने पकड़ लिया, इसमें तेज क्या है, तो तेज क्या हो जाएगा, आपके क्रिया विशेषण हो जाएगा। उसके दौड़ने की विशेषता है कि वो कैसे दौड़ रही, तो तेज दौड़ रही है। तो ये आपके 4वें प्रश्न के उत्तर आपको एक साथ बता। फिर आपके प्रश्न है शब्द का रूपांतरण। तो इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि विकारी शब्द कहलाते हैं। प्रयोग के अनुसार इनमें परिवर्तन होता रहता है, और विकार उत्पन्न करने वाले तत्व जिनमें शब्द के रूप में परिवर्तन होता है वे इस प्रकार से होते हैं। तो शब्द का रूपांतरण लिंग के रूप में, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हिंदी में। वचन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। कारक हमारे ये सभी नाम दे रखे हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के, और अधिकरण में पेपर और संबोधन है अरे ओ। काल हमारे इसमें 3 है, वर्तमान, भविष्य और भूत। और वाच्य हमारे 3 है, कर्तृ, कर्म और भाववाच्य। ये सभी मैंने यहाँ पे शॉर्ट पर आपको बता दिया। तो लिंग क्या होता है, तो लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या फिर पहचान। व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहा जाता है जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की स्त्री या पुरुष हो जाती होने का बोध होता है। हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फिर आपके इसमें ये एक तो ऐसा क्वेश्चन आपके प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमेशा इसमें आपके जो कुछ विशेष, जैसे कुछ हमेशा जो सदैव पुल्लिंग में रहते हैं, कुछ सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं। तो ये कुछ नाम दे रखे हैं, ये कुछ हमेशा ही नाम दे रखे हैं जिनको आपको अच्छे से याद रखना। जैसे याद कर लेना, दिनों और महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, चैत्र, अगस्त सभी पुल्लिंग है। पर्वतों और पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, हिमालय, अरावली, बबूल, नीम, आम। अनाज और कुछ द्रव्यों के नाम पुल्लिंग होते हैं, चावल, गेहूँ, तेल, घी, दूध सभी आपके इसमें पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों और रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, सूर्य, चंद्र, पन्ना, हीरा, मोती सभी पुल्लिंग है। अंगों के नाम, देवताओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कान, हाथ, इंद्र, वरुण, पैर सभी आपके पुल्लिंग होते हैं। और कुछ इसमें अपवाद भी होते हैं, जैसे जीभ है, तो जीभ फिर आपकी इसमें अपवाद है, स्त्रीलिंग है। जीभ कट गया नहीं होगा, जीभ कट गई। ऐसे कुछ धातुओं और समय सूचक शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा। चांदी स्त्रीलिंग है, सोना, लोहा, तांबा, क्षण, घंटा, ठीक है, ये आपके पुल्लिंग है। भाषा और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे उर्दू, पंजाबी, देवनागरी, अरबी, गुरुमुखी, पंजाबी ये सभी आपके स्त्रीलिंग है। नदियों तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, गंगा, यमुना, प्रथमा, पंचमी। लताओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, मालती, अमरबेल, ये सभी स्त्रीलिंग के नाम हैं। तो ये कुछ इसमें दे रखे, आप इसको लिंग परिवर्तन कर सकते हैं इससे। तो ये सभी नाम आपके यहाँ पे दे रखे हैं। वचन, तो वचन व्याकरण में वचन का अर्थ होता है संख्या, जिसमें किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है उसको वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिससे किसी वस्तु के एक होने का पता चले उसको एक वचन कहते हैं, एक से ज़्यादा होने का पता चले तो उसको अपन बहुवचन कहते हैं। फिर आपके इसमें एक वचन से बहुवचन बनाने का जो यहाँ पे नियम दे रखे हैं। कारक क्या होता है, कारक का अर्थ होता है करने वाला, क्रिया का निष्पादन करने वाला। जब संज्ञा या सर्वनाम पद से संबंध का वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ क्रिया के साथ जाना होता है उसको कारक कहते हैं। और कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसको विभक्ति कहा जाता है। विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद हैं, ठीक है। हिंदी में कारक के कितने भेद हैं, 8
वेद है, इन 8 ही वेदों के नाम यहाँ पे दे रखा है। संप्रदान, अपादान वगैरह सारी चीज़ें इसमें आपको अच्छे से दे रखी हैं। फिर इसके बाद में आते हैं आपके संज्ञाओं के काल। तो काल दे रखा है, काल का अर्थ होता है समय, और काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और भूतकाल के अलग अलग भेद हैं, जैसे सामान्य भूतकाल है तो अविनाश ने गाना गाया, संदिग्ध है नीता खाना नीता ने ही बनाया होगा, ये संदिग्ध है। हेतु हेतु मद, तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते हैं। हेतु हेतु मद पहले भी पूछा हुआ है, वापस पूछा जाता है। आसन भूतकाल में आपके नगर में एक साधु है और अविनाश ने गाना गाया है, इसमें आपके लगा तो आसन भूतकाल है। अभी भी ये काम संपन्न होता है, उसको आसन भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल कौन सा हो जाएगा? राजस्थान की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का से लोहा लिया था, ये पूर्ण भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल राकेश पुस्तक पढ़ता था, यह पूर्ण भूतकाल है। वर्तमान में फिर आपके नाम दे रखे हैं, 3 नाम दे रखे हैं। प्रशांत खेल रहा है, संभाव्य मोहन परीक्षा देता होगा, अज्ञात तुम यह पाठ पढ़ो अब में चलो, यह अज्ञात आपके वर्तमान काल है। भविष्य काल में आपके सामान्य भविष्य काल में कृष्णा लेख लिखेगी, अंकित पुस्तक पढ़ेगा, लड़के खेलेंगे और औरतें गीत गाएगी। संभाव्य भविष्य काल में वे शायद आगरा जाएं, कदाचित आज सोमेंद्र आए, और आज्ञातक में क्या होगा? आप वहाँ अवश्य जाइएगा और तो अब तुमको जाना ही होगा। वाच्य में क्रिया का जो वह रूप वाच्य कहलाता है, जिसमें मालूम होता है कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की है, कर्म की है या फिर भाव की है। इससे क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है। और अंग्रेजी में वाच्य को वॉइस कहा जाता है। अपने वाच्य 3 प्रकार के होते हैं हिंदी में, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये 3 प्रकार के वाच्य हमें यहाँ पे दे रखा है। फिर नेक्स्ट आपके दे रखा है अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से हिंदी में आपको पुल्लिंग शब्द बताना है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग शब्द बताना है कौन सा है, तो देखो पूर्णिमा तिथि है, पूर्णिमा तिथि है, दही, चांदी और हिंदी भाषा है। और इसके अलावा चांदी जो है धातुओं के नाम है, चांदी क्या है? धातुओं के नाम है। तो इसमें आपकी ये तो तिथि हो जाएगी पूर्णिमा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके? दही इसका उत्तर रहेगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें छात्रा स्त्रीलिंग है, वधु भी स्त्रीलिंग है और पृथ्वी भी स्त्रीलिंग है, लेकिन जीवन स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसका उत्तर जीवन हो जाएगा। नर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो नर का हो जाएगा नारी, नर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नारी हो जाएगा। देखो स्त्रीलिंग तो सारे ही स्त्रीलिंग है, ये है ना, स्त्री, लड़की, औरत, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है नर का तो नारी होगा, आदमी का औरत होगा, ठीक है, पुरुष का स्त्री होगा, लड़का का लड़की होगा। तो जिस भाषा में आपको प्रश्न पूछा जा रहा है, जवाब वापस उसी भाषा में देना है। ईंट का जवाब आपको पत्थर से नहीं देना है, ठीक है, जैसे टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा, जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में जवाब देना है। वीर का आपको यहाँ पे बताना है स्त्रीलिंग शब्द, तो क्या हो जाएगा? वीरांगना हो जाएगा। वीर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? वीरांगना हो जाएगा। युवती का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? युवक हो जाएगा। दासी का जो पुल्लिंग है, दासी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? दास हो जाएगा, ठीक है। और कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवयित्री हो जाएगा, कवयित्री। हिंदी में वचन के कितने प्रकार है? तो हिंदी में के वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कौन सा वाक्य बहुवचन में सही प्रयुक्त हुआ है? बहुवचन में सही कौन सा है? तो गायें घास खाती हैं, ये बिल्कुल सही है। बाकी गाँव नहीं होता है, गायों नहीं होता है, गायों घास खाती नहीं होगा, गाय घास खाती एक वचन है। तो एक तो ये ब और स तो बिल्कुल ही गलत है। ये द जो दे रखा है वो एक वचन में दे रखा है, और ये वाला आपके बहुवचन में ऑप्शन दे रखा है। अगला प्रश्न है, पेड़ से पत्ता गिरता है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द का कारक बताने की कौन सा इसमें कारक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलग होना। अलग होने में अपादान आता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। पंडित जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया, इसमें पंडित जी शब्द में कारक कौन सा है? पंडित जी ने, तो कर्ता ने, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके कर्ता ने, ठीक है। राजा ने गरीबों को कंबल दिए, राजा ने गरीबों को कंबल दिए, तो राजा गरीबों को कंबल दे तो संप्रदान के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको संप्रदान करना है, संप्रदान के लिए। वह बल्ले से खेल रहा है, वह चाकू से सब्जी काट रहा है, बल्ले से खेल रहा है, वह पेन से लिख रहा है, तो साधन का प्रयोग हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपके करण से के द्वारा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके नाव नदी में डूब गई, अधिकरण में पेपर।
अधिकरण में पे पर, तो 14 में क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा अधिकरण। वह छत पर बैठा है, ठीक है, वह छत पर बैठा है। पक्षी पेड़ पर बैठा है, तो इस प्रकार से। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, कारक बताने की, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, तो कर्ता ने, इसमें ने के कारण आपको कर्ता भरना पड़ेगा। 15 में आपको ने भरना है। 16वां है, हिंदी भाषा में कितने काल के भेद है, तो भाषा में काल के भेद बताने, तो हिंदी भाषा में 3 काल के 3 भेद है, ठीक है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। वाच्य के कितने भेद है हिंदी भाषा में, तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी भाषा में वाच्य के 3 भेद है। तीनों भेद के नाम आपको ऊपर बता दिए। काल का मतलब क्या होता है, काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब क्या होता है, काल का मतलब होता है समय। वाच्य से क्या ज्ञात होता है, तो वाच्य से जो क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है। उपरोक्त सभी देखिए इसने कन्फ्यूज़ किया है, लेकिन आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर आपने वीडियो देख लिया तो ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। तो परीक्षा में आएगा तो आपको क्या करना है, क्रिया का उद्देश्य करना है। सेम टू सेम रिपीट होगा ये क्वेश्चन, हूबहू छपेगा यहाँ से। उपयुक्त सभी को देख के सभी उपयुक्त सभी करेंगे, लेकिन आपने वीडियो देख लिया तो आपको क्या करना है, अब क्रिया का उद्देश्य करना है। तो ये 19 प्रश्न थे इस पार्ट के जो हमने यहाँ पे देखे। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट जो पार्ट है आपका कौन सा है। नेक्स्ट इसमें खूब सारे देखो वचन वगैरह सारी चीज़ें इसमें आपको दे रखी हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये चैप्टर। संधि, संधि में आपको थोड़ा सा केवल ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। संधि क्या होती है, तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है योग या फिर मेल। दो ध्वनियों मेल, वर्णों का जो मेल होने को विकार जो होता है उसको संधि कहते हैं। जब दो वर्ण पास पास होते हैं या मिलते हैं तो उनमें उत्पन्न विकार होता है और वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। इसको प्रयुक्त जो विकार होता है इसको मेल को ही क्या कहते हैं, संधि कहा जाता है। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार आपको संधि की परिभाषा पूछ सकते हैं। तो दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण जो मेल होता है उसको अपन संधि कहते हैं। और किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार परिभाषा पूछे तो जब दो या दो से अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उनमें रूपांतरण हो जाता है, इस रूपांतरण को संधि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि के परिवर्तन को ही क्या कहता है, संधि कहा जाता है। तो परिणाम स्वरूप उच्चारण और लेखन दोनों ही स्तरों पर जो अपने मूल रूप से भिन्नता आ जाती हैं और उन वर्णों अथवा ध्वनियों को पुनः मूल रूप में लाना ही क्या है, संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, तो संधि और संधि विच्छेद दोनों अलग अलग है, आपको अच्छे से याद रखना है। फिर अपने हिंदी में 3 प्रकार की संधि होती है। संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के वापस 5 भेद है। 5 भेद कौन कौन से, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ के बाद में गुण स्वर संधि, दीर्घ गुण वर्दी संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये सभी आपको याद करना है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपकी आती है व्यंजन संधि। इसमें एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से अथवा स्वर से मेल करके इसमें मिलने वाली ध्वनियों का विकार उत्पन्न होता है, इसको अपन व्यंजन संधि कहते हैं। अलग अलग इसमें नियम है, खूब सारे इसमें नाम दे रखे हैं, इन सभी का आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। प्रश्न आपके इसी में से फंसेगा और यहीं से आपके प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। फिर आपकी आती है विसर्ग संधि। तो विसर्ग के स्थान पर स्वर या व्यंजन के मेल आ जाता है, इसको क्या विसर्ग संधि कहा जाता है। कुछ प्रमुख जो संधियों इसमें प्रश्न दे रखे हैं इनको देख लेते हैं। पहला है आपकी संधि किसे कहते हैं, तो संधि क्या होती है, 2 वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। संधि के कितने प्रकार है, तो संधि के अपने टोटल 3 प्रकार है। 5 मत कर देना, ये संधि का पूछ रहे तो संधि के 3 ही प्रकार है। 5 किसके, फिर तो हमने 5 पढ़े स्वर संधि के, तो स्वर संधि के पूछे तो फिर 5 करना है, बाकी केवल संधि का पूछे तो आपको 3 ही करना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ के उत्तर देना, वरना कन्फ्यूज हो जाओगे। एग्जाम सेंटर से बाहर आकर देखोगे तो पूछे फिर आपकी एक ही आवाज़ आएगी, ये लो फिर गलत हो गया है ना। तो इस प्रकार की आवाज़ आपके नहीं आनी चाहिए, आपको पहले से इसको सही सलामत भर देना है। इनमें से स्वर संधि नहीं है, तो कौन सी स्वर संधि किसमें नहीं है, तो गिरीश, मतैक्य, संतोष और परोपकार। तो इसमें से जो 2 ऑप्शन है, संतोष सम प्लस तोष होता है जो कि आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है। यशो ज्ञान का संधि विच्छेद करना है तो आपके विसर्ग संधि का उदाहरण है। यशा प्लस गान आपकी इसका उत्तर रहेगा। फिर आपके नेक्स्ट प्रश्न है शब्द प्लस अर्थ का जो संधि विच्छेद है वो संधि क्या हो जाएगी, शब्द प्लस अर्थ का शब्दार्थ हो जाएगा। शब्द प्लस अर्थ का शब्दार्थ आपके ऑप्शन नंबर ब में दे रखा है। गज प्लस इंद्र का क्या हो जाएगा, गजेंद्र हो जाएगा। गज प्लस इंद्र का क्या हो जाएगा, गजेंद्र हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रति प्लस उत्तर, प्रत्युत्तर हो जाएगा। और इसमें प्रत्युत्तर में आपकी जो ऊ है वो छोटा आएगा, तो ये आपके ऊ छोटा होने के कारण ऊ भी वापस छोटा ही आएगा, तो प्रत्युत्तर उत्तर रहेगा। सु प्लस आगत का क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। ठीक है, स्वागत इसका उत्तर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कवि प्लस इच्छा। इच्छा छोटी है तो आपको याद रखना है कवि प्लस इच्छा, ये आपके दीर्घ हो जाएगा, छोटी छोटी ई तो बड़ी बड़ी ई हो जाएगी, तो कवि प्लस इच्छा कविच्छा हो जाएगा। ठीक है, जैसे रवि प्लस इंद्र होता है, रवि प्लस इंद्र होता है, इसका क्या हो जाएगा रविंद्र होता है, तो रविंद्र आपके ऐसा लिखा जाता है, ये किसी का नाम रविंद्र हो तो वो ऐसे लिखा जाता है। अन्यार्थ में आपको संधि का नाम बताने की इसमें कौन सी संधि है, तो अन्यार्थ जो शब्द है इसमें आपको संधि बतानी है, इसमें आपके अन्य प्लस अर्थ या दीर्घ संधि का उदाहरण है। परोपकार में प्लस पर प्लस उपकार हो जाएगा, तो पर प्लस उपकार का मतलब ये हो जाएगा आपके गुण संधि है। नाविक में कौन सी संधि है, तो नाविक में आपके अयादि संधि है, नाविक में आपके अयादि संधि है, 9 प्लस 1 हो जाएगा। अनु प्लस इक्षण ये यण संधि का उदाहरण है, अनु प्लस इक्षण यण संधि का उदाहरण है। महेश्वर तो महा प्लस ईश्वर, तो ये आपके जो एक अच्छे से प्रश्न है ये वर्धी संधि का, तो महेश्वर में आपको याद रखना है, तो आपके ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्धी संधि का उदाहरण है। परमौषधि परम प्लस औषधि हो जाएगा, परमौषधि में क्या हो जाएगा परम प्लस औषधि हो जाएगा, स इसका उत्तर सही रहेगा परम प्लस औषधि। नेक्स्ट है आपके गाय का आपको संधि विच्छेद करना है, तो गाय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा गाय प्लस अक हो जाएगा, गाय का संधि विच्छेद गाय प्लस अक हो जाएगा। यशोगान का हमने ऊपर देख ही लिया, यशा प्लस गान होगा और यशा प्लस गान स वाला उत्तर में दे रखा है। स्वागत का हमने देख लिया, सु प्लस आगत होता है, ठीक है, सु प्लस आगत हो जाएगा। और फिर इसके बाद में सदैव, सदैव का सदा प्लस एव होता है, सदा प्लस एव ऑप्शन नंबर स में दे रखा है। अन्वेंशन का हो जाएगा अनु प्लस एशन, और एशन में मात्रा छोटी आती है, छठे का उत्तर आपके ए हो जाएगा, ठीक है, अनु प्लस एशन इसका उत्तर रहेगा। प्रत्येक का क्या हो जाएगा प्रति प्लस 1 हो जाएगा, तो प्रति प्लस 1 में 1 की मात्रा छोटी ही आती है, तो प्रति प्लस 1 आपके ऑप्शन नंबर द रहेगा। संहार का क्या हो जाएगा सम प्लस हार हो जाएगा, तो सम प्लस हार आपके ऑप्शन नंबर में दे रखा है। उद्धार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा उत प्लस हार हो जाएगा, तो उत प्लस हार आपके ऑप्शन उद प्लस हार आपके ऑप्शन नंबर ब में दे रखा है। मनोभाव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो मनः प्लस भाव इसका उत्तर रहेगा, तो ऑप्शन नंबर जो स है वो इसका उत्तर करेंगे। इन सभी प्रश्नों की जो PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं इसको अपने व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर भी अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी इसको प्राप्त कर सकेंगे। शानदार क्वेश्चन है, प्रश्न आपकी परीक्षा में यही से फंसेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ये इनकी जो प्रैक्टिस दे रखी है इन प्रश्नों को आप कर लेना, बहुत ही शानदार आपके इसमें उदाहरण दे रखे, इन्हीं में से आपके प्रश्न संधि के पूछे जाएंगे। फिर आपके नेक्स्ट जो प्रश्न है वो पार्ट 9 से है, इसका नाम है आपके समास। तो समास में क्या है, अर्थ होता है समास का संक्षिप्त या फिर छोटा करना, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं, और समास में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेगा। भाषा में संक्षिप्तता बहुत ही आवश्यक होती है और समास इसमें सहायक होते हैं। समास के द्वारा संक्षिप्त में कम से कम शब्दों में बड़ी बड़ी बातें और पूर्ण बातें कही जा सकती हैं। तो समास का उद्भव ही समान अर्थ को कम से कम शब्द में करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है। जैसे दिन और रात, 3 शब्दों का प्रयोग दिन रात हो जाएगा, तो समस्त शब्द क्या होगा दिन रात हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों का लोप करने के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं उनको सामासिक या फिर समस्त पद कहा जाता है, याद रखना। और सामासिक शब्दों में संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों को साथ प्रकट करने की अथवा लिखने की रीति को विग्रह कहते हैं। जैसे धन संपन्न है तो इसका क्या हो जाएगा समास विग्रह, समस्त पद का विग्रह हो जाएगा धन से संपन्न। रसोई घर तो इसका हो जाएगा रसोई के लिए घर हो जाएगा। समस्त पद के 2 पद होते हैं मुख्यतः, पूर्व पद और उत्तर पद। पहले वाले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे पूजा घर, पूर्व पद पूजा और उत्तर पद घर है, समास विग्रह पूजा के लिए घर हो जाएगा। माता पिता, माता पिता, माता और पिता। नवरत्न, नवरत्न 9 रत्नों का समूह। हस्तगत, हस्तगत यानी कि हस्त को गया हुआ, हस्त में गया हुआ। तो मुख्यतः तो समास के 4 भेद होते हैं। जिन 2 शब्दों से समास होता है उनकी प्रधानता तो अप्रधानता के विभक्ति पर ये भेद किए गए हैं। तो जिस शब्द में पहला शब्द प्रधान होता है उसको अवयवी भाव समास कहते हैं, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। दोनों ही पद शब्द प्रधान तो द्वंद्व समास कहलाता है। और कोई तीसरा प्रधान होता है, कोई पद प्रधान नहीं है, तीसरा पद प्रधान है तो उसको अपन बहुब्रीहि समास कहते हैं। और तत्पुरुष के पुनः 2 अतिरिक्त हैं किंतु वो स्वतंत्र भेद स्वीकार किए गए हैं। कर्मधारय समास ये तत्पुरुष का ही उदाहरण है, भेद है। और द्विगु समास भी आपके तत्पुरुष समास का ही भेद है। तो विवेचन की सुविधा के लिए यहाँ पे समास के 6 प्रकारों का यहाँ पे अध्ययन करने के लिए वर्गीकरण किया गया है। तो अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण है वो आप इसमें देख सकते हैं, जिसमें
परिवर्तनशीलता का भाव होता है। अवयव पद लिंग रूप वचन काल के अनुसार नहीं बदलता, सदैव एक जैसा रहता है। यानी कि पहला पद प्रधान होता है, जैसे यथाशक्ति, यथा समय, प्रतिक्षण, यथा संभव, आजीवन, भरपेट, आजन्म, आमरण, प्रतिदिन, बेखबर, इन सभी का आपके उदाहरण है। वो आपके क्या है, अविभाव समास है। जैसे कुछ शब्दों का रिपीट होता है, वो उनको भी अविभाव में गिनते, जैसे घर घर, रातों रात, बार बार, ये सभी आपके अवयव शब्द के उदाहरण हैं। तत्पुरुष समास में आपकी विभक्ति चिन्ह, इनको आपको याद रखना है। तो तत्पुरुष समास के 6 जो कारक हैं, उनके आधार पर 6 भेद इनके तत्पुरुष समास के किए गए। जैसे कर्म तत्पुरुष समास है, इसमें कोई विभक्ति का प्रयोग होता है, और कर्म के बाद में करण से का होता है, संप्रदान के लिए होता है, पदान से अलग होना है, और संबंध कारक काकी के का प्रयोग होता है, और अधिकरण में पेपर आता है। और कर्मधारय में क्या होता है, पहले और दूसरे पद में विशेषण विशेष्य उपमान उपमान का संबंध होता है। जिससे विशेषण विशेष्य क्या हो जाएगा, महापुरुष, महान है जो पुरुष, पीताम्बर, पीला है अंबर, जिस प्राण प्रिय, प्रिय है जो प्राणों को। उपमेय और उपमान में क्या हो जाएगा, चंद्रवंदन, चंद्रमा के समान वदन, इनकी मुँह, कमल नयन, कमल के समान नयन, विद्याधन, विद्यारूपी धन, भवसागर, भवरूपी सागर, मृगनयनी, मृग के समान नेत्र वाली। और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, गणना बोधक होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, और वस्तुओं का इसमें समूह होता है। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, सप्ताह, 7 अहतों का समूह, त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, शताब्दी, 100 अब्दों यानी कि वर्षों का समूह, त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह, पंचरात्र, 5 रात्रियों का समूह। कुछ अपवाद है, जैसे पक्षद्वय, 2 पक्षों का समूह, लेखक द्वय, 2 लेखकों का समूह, संकलन त्रय, 3 संकलनों का समूह, ये अपवाद है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इनके बाद में आते हैं ना, ये भी आपके द्विगु समास के ही उदाहरण हैं। तो द्वंद्व समास के कौन कौन से उदाहरण हैं, इसमें आपकी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, और इनमें और या अथवा एवं का प्रयोग किया जाता है। जैसे रात दिन, रात और दिन, सीताराम, सीता और राम, दाल रोटी, दाल और रोटी, ऐसे। और माता पिता, माता और पिता, आयात निर्यात, लाभ हानि, आना जाना, ये सभी। बहुब्रीहि में पुत्र पद और पूर्व पद दोनों ही गौण होते हैं, अन्य पद प्रधान होता है। इसको शाब्दिक अर्थ को छोड़कर कोई नया अर्थ निकलता है, इसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर, पेट जिसका अर्थार्थ, इसमें दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, गणेश जी का इसमें नाम आता है। घनश्याम, गण जैसा श्याम अर्थात कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। दशानंद, 10 से आनंद जिसके अर्थात रावण। गजानन, गज के समान आनंद वाला अर्थात गणेश। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव। हंस वाहिनी, हंस के है वाहन जिसका अर्थात सरस्वती। महावीर, महान है वीर जो अर्थात हनुमान। और दिगंबर, दिशा ही है जिसका अंबर अर्थात शिव। और चतुर्भुज, 4 भुजाओं से अर्थात जिनके 4 भुजा वो विष्णु। तो ये सभी आपको नाम इसमें अच्छे से याद रखना है। फिर आपके यहाँ से प्रश्न बनेगा कि कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर बताइए। तो कर्मधारय समास में दोनों पद विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय में संबंध होता है, लेकिन बहुब्रीहि समास में दोनों पदों का अर्थ प्रदान न होकर कोई अन्यार्थ जो प्रदान होता है। जैसे मृग नयनी, मृग के समान नयन वाली, ये कर्मधारय है। जबकि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात वो शिव है। तो शिव एक अन्य अर्थ लिया गया, ये बहुब्रीहि समास है। द्विगु और बहुब्रीहि में क्या अंतर है, तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और समस्त पद समूह का बोध कराते हैं, लेकिन बहुब्रीहि में पहला पद संख्यावाची होने पर भी समस्त पद का बोध न होकर कोई अन्य अर्थ का बोध कराता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, ये द्विगु समास है। जबकि चतुर्भुज, 4 भुजा है जिसके अर्थात विष्णु, कोई अन्य अर्थ निकल रहा है, ये बहुब्रीहि समास है। फिर संधि और समास में क्या अंतर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो संधि 2 वर्णों अथवा ध्वनियों के मेल से पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रत्येक ध्वनि में परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे लंबा उदर, लंबा शब्द में अंतिम वर्ण आ और उदर में उ, ये शब्द के प्रारंभिक ध्वनि में उ और आ में जो परिवर्तन होता है तो ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है। इसी प्रकार से संधि में 2 या 2 से अधिक शब्दों की कमी न होकर ध्वनियों का मेल होता है। किंतु समास में लंबोदर में लंबा का अर्थ होता है उदर, और जिसका समूह बनता है, अर्थात समास में मूलतः शब्दों का योग होता है जिसका उद्देश्य होता है संक्षिप्तता। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा ये, संक्षिप्तता वाला प्रश्न आपके पूछा जाएगा कि समास का मूल उद्देश्य क्या होता है, तो उत्तर हो जाएगा आपके संक्षिप्तता। फिर आपके इस पर आधारित जो प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर आपको यहाँ पे देने हैं। पहला प्रश्न आपके कि समास में किसका मेल होता है, तो समास में वर्ण, ध्वनि, शब्द। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, समास में किसका मेल होता है, समास में शब्दों का मेल होता है। जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है इसको
क्या कहते हैं, उसको तत्पुरुष समास कहा जाता है। कारक के आधार पर किस प्रकार के समास के भेद किया जाता है, तो कारक के आधार पर तत्पुरुष का भेद किया जाता है। समस्त पद किया जाता है, तो समस्त पद का क्या कहते हैं, उनका विग्रह किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विग्रह। संधि का विच्छेद होता है, समस्त पद का विग्रह किया जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न बनेगा ये चौथा वाला, याद रखना इसको अच्छे से। फिर आपके शक्ति के अनुसार दशानंद, दस आनंद जिनके, बला और बुला, नौ रत्नों समूह, नीला है जो कमल, आमरण मृत्यु तक, चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, तो ये आपके शिव हो जाएगा। ये आपके बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा लास्ट वाला। तो इस प्रकार से आपके जो समास भी कंप्लीट होता है। फिर आपके आते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, देख लेते हैं उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। तो मूल भाषा का जो अविभाज्य इकाई होती है, इनको शब्द कहते हैं, इनका विभाजन और नहीं कर सकते हैं। तो उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो शब्दों के पहले जुड़कर अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग में उप प्लस सर्ग इन दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें सर्ग इसका मूल शब्द है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि उपसर्ग में मूल शब्द क्या है। ठीक है, उपसर्ग में मूल शब्द क्या है, तो इसमें सर्ग मूल शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, जोड़ना या निर्माण करना। जैसे उप प्लस हार, इसमें उपहार बनेगा। मुख्यतः हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं, इनके नाम आपके यहाँ पे दिए गए हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू या विदेशी भाषा के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं, जैसे अति, अधि, अनु, अप, ये सभी आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं। और हिंदी के कितने उपसर्ग हैं, तो हिंदी भाषा में 22 उपसर्ग दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको आपको नाम याद रख लेना है, संख्या आपको याद रखनी है, हिंदी भाषा में कितने उपसर्ग दिए गए हैं, तो इसमें आपकी हिंदी भाषा में 22 उपसर्ग होते हैं। फिर आपके उर्दू के दे रखे, तो उर्दू की भी नाम आपको यहाँ पे देख लेना है। उर्दू और प्रत्यय में समानता, उपसर्ग और प्रत्यय में समानता। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दों के अंश होते हैं, पूर्ण शब्द नहीं होते। एक तो ये वाला है, अकेला प्रयोग नहीं किया जाता है, दोनों का प्रयोग से ही अर्थ में अंतर आता है, एक शब्द में इनके साथ जोड़ा जा सकता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये कुछ शब्द जिसमें उपसर्ग भी और प्रत्यय भी है, जैसे अभिमानी, तो अभिमानी में अभि उपसर्ग और नी प्रत्यय है। अज्ञानी में अपसर्ग और नी ई आपके, इसमें नी इसमें आपकी, अभिमान में आपके अभी तो आपके उपसर्ग है और ई इसका आपके प्रत्यय हो जाएगा। स्वतंत्रता, इसमें आपके स्व तो आपके उपसर्ग है और तंत्र मूल शब्द है और ता इसमें आपके प्रत्यय हैं। प्रत्यय क्या होता है, जो शब्दांश के मूल धातु के बाद लगकर उसका निर्माण करते हैं, उसको प्रत्यय कहते हैं। भाषा में प्रत्यय का महत्व इसलिए क्योंकि उसका प्रयोग से मूल शब्द के अनेक अर्थों का प्राप्त कर सकते हैं। यौगिक शब्द बनाने में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान है। तो यौगिक शब्द जो बनते हैं वो प्रत्यय से ही बनते हैं। प्रत्यय हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय और विदेशी भाषा के प्रत्यय। और हिंदी के प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो ये आपको हिंदी के प्रत्यय याद रखना आपको, तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों का रचना करते हैं, उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा विशेषण शब्दों की रचना होती है। जैसे न संज्ञा से बनेगा तो बेलन, बंधन, चंदन, नंदन, ये सभी आ जाएगा। और विशेषण की रचना वाले कृत प्रत्यय, जैसे आड़ी, तो इसमें क्या आएगा आपकी, खिलाड़ी, कबाड़ी, एरा, लुटेरा, बसेरा, आऊ, बिकाऊ, टिकाऊ। ठीक है, और ऊ तो झाड़ू, बाजारू, चालू, खाऊ, ये सभी। कृत प्रत्यय के भेद, कर्तृ, कृत, कर्म, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। तो ये सभी आपके अलग अलग प्रकार के वापस भेद दे रखे हैं। फिर आपके आएगा तद्धित प्रत्यय, तो क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो नए शब्द बनते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्रिया को छोड़ के वो तो कृत हो जाएगा, क्रिया वाला तो कृत, और बाकी हो जाएगा आपके तद्धित। तो ये आपके तद्धित प्रत्यय के भेद है, कर्तृ, भाव, संबंध, गुण, स्थान, उनता और स्त्रीवाचक। ये सभी आपके नाम इसमें दे रखे हैं। बहुत ही शानदार इसमें उदाहरण आपके दे रखे हैं। तो पहला प्रश्न आपके ये बनता है कि इनमें से कौन सा है जो अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इनमें से किस में जो अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, उस अ उपसर्ग वाले का उत्तर आपको इसमें बताना है। तो अनु तो होगा नहीं, अनुगामिन भी होगा। ठीक है, तो अटल हो जाएगा इसका उत्तर, क्या होगा, अटल। अनपढ़ में भी अन है, इसमें अनु है, इसमें अनु है, तो इसमें आपके अटल का अ हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, कपूत में, लाचार, लड़ाकू, औ। तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें जो उपसर्ग का प्रयोग लड़ाकू में नहीं हुआ है, इसमें आकू प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट आपके शेरनी में आपको प्रत्यय बताने की, शेरनी में प्रत्यय कौन सा है, तो नी प्रत्यय है। चचेरा में आपके एरा हो जाएगा, चचेरा में एरा आएगा। देवरानी में मूल शब्द आपके देवर हो जाएगा।
और हिंदी में प्रत्यय के भेद होते हैं, तो हिंदी में प्रत्यय के 2 भेद हैं, तदित और कृतित। फिर आपके इनके उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर 2 नए शब्द बनाने हैं। और यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे, इनके भी आपको उपसर्ग प्रत्यय और बनाने हैं। फिर आएगा आपके वाक्य विचार, जहाँ से 100% आपके प्रश्न पूछा जाएगा। वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्द समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है, और वर्णों का सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और सार्थक शब्दों का जो समूह होता है उसको वाक्य कहा जाता है। अर्थात अगर शब्दों का सार्थक क्रम बदल दिया जाए तो वक्ता का अभिप्राय भी स्पष्ट नहीं हो सकेगा। जैसा विभा छत के ऊपर खड़ी है, क्रम बदलने पर छत है विभा के ऊपर खड़ी, तो ये थोड़ा सा इसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। अर्थ के संप्रेषण की दृष्टि से भाषा की पूर्ण इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। अर्थ के संप्रेषण की दृष्टि से, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अर्थ के संप्रेषण की दृष्टि से भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य है, और संरचना की दृष्टि से पदों का सार्थक समूह वाक्य होता है। एक एक लाइन की जो एक लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न छपेंगे। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। वाक्य के अंग कौन से? तो 2 अंग होते हैं वाक्य के, उद्देश्य और विधेयक। उद्देश्य में क्या क्या होता है? तो उद्देश्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसको उद्देश्य कहा जाता है, और वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है। तो कर्ता का नाम आप याद रखना, वो उद्देश्य में होता है। दादाजी ने पूजा की, लड़के खेल रहे हैं। दादाजी और लड़कों के बारे में बताया जा रहा है, तो ये दोनों ही उद्देश्य हैं। विधेय क्या होता है? जो कर्ता के संबंध में वाक्य में जो भी कहा जाता है उसको विधेय कहते हैं। जैसे मोर नाच रहा है, बालक दूध पी रहा है, तो इसमें ये मोर और बालक के बारे में जो कहा जा रहा है, जो संबंध बताया जा रहा है, वो आपके विधेय हो जाएगा। फिर वाक्य के भेद, तो क्रिया अर्थ रचना के आधार पर वाक्य के अलग अलग भेद होते हैं। क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कर्तृवाच्य, जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, और फिर आएगा आपके कर्मवाच्य और भाववाच्य। अर्थ के आधार पर भेद वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेत अर्थक। विधान इसमें आपके अलग अलग फिर आपके 8 ही प्रकार के नाम यहाँ पे दे रखे हैं। फिर इसके बाद में नाम आता है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ से प्रश्न 100% छपेगा ये। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में उद्देश्य एक ही होता है और विधेय भी एक ही होता है। साधारण या फिर इसको सरल वाक्य कहते हैं, अर्थात एक ही तो कर्ता होता है और एक ही इसमें क्रिया होती है, जैसे मैं जाता हूँ, सरल वाक्य है। मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य में जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो तथा उसके साथ अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसको मिश्र वाक्य कहते हैं, और इनको जोड़ने के लिए कम से कम इसमें समुच्चय बोधक काम में लेते हैं। जैसे क्योंकि, चूँकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तथा भी ये काम में लेते हैं। वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर घूमना है। वे मेरे घर आएंगे इसमें प्रधान वाक्य है, और क्योंकि इसमें योजक है, और अजमेर घूमना आश्रित उपवाक्य है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अजमेर जाना है, इसमें मैं जानता हूँ ये आपके प्रधान वाक्य हैं, और तुम्हें अजमेर जाना है ये आश्रित उपवाक्य हैं, और उसमें की इसमें आपके इसमें समुच्चय बोधक हो जाएगा। प्रधान उपवाक्य क्या होता है? जो वाक्य मुख्य उद्देश्य व मुख्य उद्देश्य से बना उसको प्रधान उपवाक्य कहते हैं। और आश्रित उपवाक्य, वाक्य में छोटी इकाई उपवाक्य होती है, अर्थात जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य इसके आश्रित रहते हैं उसको आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। मैंने देखा कि शगुन गा रही है, तो इसमें जो संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है, इसमें की का लोप भी हो जाएगा। मैंने सुना है वे कल आएंगे, इसमें आपके संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण का नाम आपको याद रखना है। तो पहला प्रश्न आपकी, संयोजक शब्द जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्य को क्या कहते हैं? तो संयोजक शब्द जब भी जुड़ता है तो उसको मिश्र वाक्य कहा जाता है। ठीक है, संयोजक जो जुड़ता है इसमें आपके मिश्र वाक्य कहा जाता है, जिसमें आपके संयोजक शब्द जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है फिर आपके, अच्छा इसमें ये पूछा जा रहा है कि संयोजक शब्द, इसमें 2 या 2 से अधिक साधारण संयोजक शब्द जुड़े होते हैं, इनको संयुक्त वाक्य कहा जाता है। वाक्य के अंग 2 होते हैं, मुख्य भेद इसके 2 होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है। कितने भेद है? 8 भेद है। अरे यह क्या हो गया? यह तो आपके विस्मयादि बोधक का उदाहरण है, तो ये आपके आंसर आपको बता। फिर आपके आएंगे अर्थ विचार, जिसमें आपके पर्यायवाची है। पर्याय का मतलब क्या होता है? समान, और पर्यायवाची शब्द का सामान्य अर्थ होता है समान अर्थ वाला शब्द। जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्द दे रखे आपको उसमें, इन सभी को एक बार आपको देख लेना है। फिर इसके बाद में आपको दे रखे हैं विलोम शब्द। विलोम का साधारण अर्थ उल्टा, अर्थात जिस शब्द के द्वारा हमें विपरीत अर्थ का पता चलता है उसको विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे अमृत का विष है, ठीक है, अपमान का सम्मान है, अस्त का उदय है, ऐसे। फिर आपके दे रखा है कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो ये भी आपको अच्छे से
याद कर लेना है। सत्य बोलने वाला सत्यवादी होता है, जो सहनशील हो वो सहिष्णु होता है। तो ये सभी प्रश्न आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट जो भी बनने वाले हैं वो सारे एक साथ यहाँ पे दे रखे हैं। फिर आपके समानार्थक शब्द दे रखा है समश्रुत। तो पहला आपके प्रश्न ये कि इसमें से चांद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो विद्युत है, सुधाकर भी है, निशाकर भी है, लेकिन बानु सूर्य का पर्यायवाची है। अश्व का पर्यायवाची शब्द है तो अश्व ये घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। कर्षक का पर्यायवाची शब्द है तो किसान हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची नहीं है तो इसमें जो पावक है वो आपके आकाश का नहीं अग्नि का है। आस्तिक का विलोम क्या हो जाएगा? नास्तिक हो जाएगा। और आरंभ का विलोम क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। पतन का विलोम क्या हो जाएगा? उत्थान हो जाएगा। मौखिक का क्या हो जाएगा? लिखित हो जाएगा। फिर आपको इसमें दो दो पर्यायवाची वगैरह यहाँ पे लिख के बताना है। फिर इसके बाद में आता है आपके विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठहराव या फिर रुकना। और विराम चिन्ह किसी भाषा को बोलने पढ़ते लिखते समय किसी कथन को समझाने के लिए अथवा भाव को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच में थोड़ा सा रुकना होता है। इसी रुकावट का जो संकेत देने वाले चिन्ह होते हैं उनको विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्ह का प्रयोग से भाव को आसानी से समझा जा सकता है और भाषा में स्पष्टता आती है। और उचित स्थान पर इसका प्रयोग न किया जाए तो इसका अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, और दूसरा वाला कह रहे हैं कि रोको मत जाने दो। पहला तो कह रहा है, अब देखो ये जो विराम चिन्ह का खेल है इसमें कि रोको मत जाने दो, और एक तो कह रहे हैं कि रोको उसको मत जाने दो, और दूसरा कह रहा है कि रोको मत जाने दो, है ना। दो वाक्य वो कवि है, केवल विराम चिन्ह के कारण इसका जो अर्थ है वो बदल गया है। पहले बार तो ये कह रहे हैं कि रोको उसको मत जाने दो, और दूसरा कह रहे हैं कि रोको मत जाने दो, तो इसका अर्थ का अनर्थ। तो इसमें कुछ विराम चिन्ह है जो कि आपकी परीक्षा में 100% यहाँ से क्वेश्चन छपेगा इनका। तो देख लेते हैं। पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। अर्ध विराम का चिन्ह है, ये अल्प विराम है। और प्रश्न सूचक है, क्वेश्चन मार्क है। विस्मयादि बोधक, ये योजक चिन्ह जो को जोड़ने में। निर्देशक चिन्ह थोड़ा सा बड़ा होता है योजक चिन्ह से। और इसमें आपके उद्धरण चिन्ह एकल और युगल दो प्रकार के होते हैं। जैसे ये वाला एकल है, ये वाला आपके युगल हो जाएगा। 96 और 66 99। और कोष्टक वाला हो जाएगा विवरण चिन्ह। ये उद्धरण निर्देशक अलग होता है और विवरण चिन्ह अलग होता है। कोष्टक में आपके 3 प्रकार के कोष्टक है। और त्रुटिपूर्वक या फिर हंस पद, ये लेमड़ा होता है या फिर इस प्रकार का केप लगा होता है। संक्षेप सूचक लाघव शब्द, इसमें आपकी बिंदी लगी होती है। जैसे डॉक्टर के नाम के आगे लगती है डॉक्टर, ये लाघव सूचक, ये संक्षेप सूचक इसको कहा जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये जो लिखते हैं इसमें आपकी लाघव सूचक या लाघव चिन्ह है। पूर्ण विराम में आपके नाम दे रखा है। वाक्य का प्रयोग पूरा वाक्य पूरा होने पर ये पूर्ण विराम किया जाता है। जहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं उसको छोड़कर सभी प्रकार के अंत में वाक्यों में ये वाला पूर्ण विराम प्रयोग होता है। फिर आता है जैसे सुबह का समय था, भारत मेरा देश है, ये पूर्ण विराम है। अर्ध विराम, जहाँ विराम जितनी देर न रुककर कुछ कम समय के लिए रुकना होता है तो उसको अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे भगत सिंह नहीं रहे, वे अमर हो गए, तो थोड़ी देर ही रुकना पड़ा मैं यहाँ पे। तो ये आपके अर्ध विराम का खेल है। अल्प विराम, जहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग अर्ध विराम सभी कम समय के लिए रुकने के लिए किया जाता है, उसको अर्ध विराम कहा जाता है। प्रश्नवाचक में अलग अलग प्रकार के प्रश्नवाचक के क्वेश्चन मार्क के। विस्मयादि बोधक, खुशी, हर्ष, गणना, दुख, करुणा, शोक, दया, विस्मय आदि के भावों को व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और संबोधन के बाद में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वाह कितना सुंदर पक्षी है, खुशी है। अरे तुम आ गए, ये आश्चर्य हो रहा है। ओह तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, ये दुख भी है। तो ये सुख दुख में ये गणना, ये सभी जो नाम दे रखे भाव, इनके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह में आपके 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो सफलता पाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। आप जैसे कर ही रहे वैसे आपको इसमें दिन रात में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। निर्देशक चिन्ह, किसी भी निर्देश या सूचना को देने वाले वाक्य के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए, अब देशभक्तों का नाम लिखना है तो आपको इसमें ये निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करना है। उद्धरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह में किसी के कहे हुए कथन या वाक्य को या किसी रचना के अंश को जो कथ्य प्रस्तुत करना हो तो फिर आपको क्या है, उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपके इकहरे होते हैं, एक दोहरे होते हैं। तो किसी व्यक्ति विशेष ग्रंथ या फिर उपनाम को प्रकट करने के लिए इकहरे का प्रयोग करते हैं एकल का, बाकी युगल का दोहरे का प्रयोग करते हैं। जबकि किसी की बात जो कि त्यों कही गई हो उसको लिखना तो दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास, इसमें जो ये लिखा है आपके इकहरा आपके उदाहरण चिन्ह है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो, तो ये एक नारा है, इन्होंने जो का त्यों कहा
वैसा वैसा लिख रहे हैं। विवरण चिन्ह में आपके किसी का प्रयोग उदाहरण देते समय करते हैं। गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया था, सत्य, अहिंसा और प्रेम। कोष्टक में किसी शब्दों का अलग से आपको देना हो तो उसको अपन कोष्टक में लिखते हैं। जैसे यहाँ 4 वेद, तो वेद के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, साम, ऋग और यजुर और अथर्ववेद। त्रुटिपूर्वक हंस पद लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो उसको ये निशान लगा के उसके ऊपर आपके लिख लिया जाता है। जैसे श्रेया माता पिता के साथ गई, अब बाज़ार लिखना भूल गए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ये निशान लगा के ऊपर यहाँ पे बाज़ार लिख लेंगे। संक्षेप सूचक, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको लाघव चिन्ह भी कहते हैं। और किसी भी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए, शॉर्ट में लिखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसको शून्य लाघव चिन्ह भी कहा जाता है। तो ये कुछ प्रमुख इसके जो नाम है वो आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आपके शुद्धिकरण, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि के जो उसमें नाम दे रखे हैं, तो भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम क्या है, तो भाषा इसका उत्तर रहेगा। शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। भाषा को माध्यम से ही मानव मौखिक और लिखित रूप में अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। तो पहला प्रश्न आपकी यही कि इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, निधि, दरिद्रता, गोपिनी और सदृश्य। तो सदृश्य नहीं होता है और दरिद्रता भी नहीं होता है और गोपिनी भी नहीं होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपके निधि इसका उत्तर रहेगा। अशुद्ध शब्द का चयन करना है, गीतांजलि, अहोरात्र, रचयिता और प्रतिलिपि। अशुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ये रचयिता नहीं होता है, गीतांजलि सही है, अहोरात्र भी सही है और प्रतिलिपि भी सही है। रचयिता नहीं होता है, रचयिता होता है, रचयिता होता है ना, ये वाला। तो इसमें आपको शुद्ध शब्द बताने की शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसमें आपकी जो तरुच्छया अशुद्ध है, निधि भी अशुद्ध है, मध्याह्न भी अशुद्ध है, तो इसका आपका स्वावलंबन इसमें सही हो जाएगा। स्वावलंबन ये शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है आपके शुद्ध शब्द बताना है इसमें आपके कि शुद्ध शब्द कौन सा है, तो चौथे में आपके उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ, जो दे रखा आपके शुद्ध शब्द है। बाकी अतिथि भी गलत है, प्रशासन गलत है, निमित्त भी गलत है। निम्न में से अशुद्ध शब्द बताना है, तो गोपी, दरिद्रता, पुनर्जन्म और अनुग्रह। तो अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसका जो अशुद्ध शब्द है वो आपके पुनर्जन्म हो जाएगा। गोपी, दरिद्रता और अनुग्रह तीनों सही है। आज गर्म लू चल रही है, वाक्य में अनावश्यक शब्द कौन सा है, इसमें जो गर्म है वो अनावश्यक है। अब सभी को पता है कि लू चल रही तो वैसे ही अपने आप में गर्म हो जाएगी, है ना, तो वैसे ही गर्म हवा को तो लू कहा जाता है, तो ये अनावश्यक शब्द हो जाएगा, तो गर्म इसका उत्तर रहेगा। गर्म इसमें अनावश्यक शब्द है। गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद दिया, दोषपूर्ण शब्द कौन सा है, तो इसमें आशीर्वाद गलत लिखा हुआ देखो, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके आशीर्वाद। पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है, पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है, वाक्य में किस प्रकार का दोष को दर्शाया गया है, तो वाक्य में जो मुहावरे संबंधी दोष है। पानी पीकर नाम नहीं पूछते, पानी पीकर नाम नहीं पूछते, पानी पीकर जात पूछिए, है ना, पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है, ये मुहावरे संबंधी आपके दोष है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके मुहावरे संबंधी उत्तर हो जाएगा। फिर आपके 15वां अध्याय है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जिसमें आपके मुहावरे का अर्थ पूछ सकते हैं। कोई वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को अभिव्यक्त न करके किसी विशेष रूढ़ हो जाए उसको मुहावरा कहते हैं। जैसे 9 2 11 होना, मुहावरा गणितीय संक्रिया को न बताकर यहाँ पर भाग जना का अर्थ घोषित करता है। वैसे ही दांत खट्टे करना मुहावरे में स्वाद के खट्टेपन को न बताकर ये बुरी तरह से हराने को अभिव्यक्त करता है। तो लोकोक्ति क्या है, लोकोक्ति 2 शब्दों से मिलकर बनी है, लोक प्लस उक्ति। चिरकाल में, लोक में चिरकाल से प्रचलित जो कथन उसका होता है उसको लोकोक्ति कहा जाता है। लोकोक्ति का संबंध किसी घटित घटना से होता है और लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग से भाषा प्रभावोत्पादक बनती है और लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। अब अंतर क्या है लोकोक्ति और मुहावरे में, ये देख लो पहले। तो मुहावरा वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती हैं। मुहावरे में लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार परिवर्तन आ जाता है जबकि लोकोक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मुहावरे के अंत में साधारणतः क्रियासूचक शब्द करना होना प्रयुक्त होता है, लेकिन लोकोक्ति के अंत में ऐसा नहीं होता है। पहचान क्या है ना, तो ये आप पहचान कर सकेंगे कि लोकोक्ति के अर्थ में कोई क्रिया शब्द लास्ट में नहीं होता है, जबकि मुहावरे के लास्ट में कोई क्रिया शब्द आपको जरूर देखने को मिलेगा, जैसे करना, होना, पाना, ये सभी, उगलना, उड़ना, ये। और ये इम्पोर्टेंट है। भाषा की लाक्षणिकता को कौन दर्शाते हैं, तो मुहावरे दर्शाते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ जो होती है समाज के भाषा इतिहास की अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करता है। तो ये कुछ प्रमुख इसमें उदाहरण दे रखे हैं मुहावरों के, वो आप इसमें देख सकते हैं। और अलग अलग प्रकार के इसमें जो मुहावरे हैं बहुत ही शानदार तरीके से दे रखे हैं और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपकी जो प्रश्न ज़रूर देखने को आपको मिलेंगे।
तो देख लेते हैं कि मुहावरे के बाद में लोकोक्तियाँ कौन कौन से आपको दे रखी है। तो मुहावरे में आपके जो प्रमुख मुहावरे वो तो आपको देखने ही देखना है। इसके अलावा जो लोकोक्तियाँ हैं आपकी इसी में से आपके यहाँ से पूछी जाएगी। जैसे प्रश्न पहला है कि बहुत कम दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ईद का चांद होना इसका उत्तर रहेगा। फुलाना समाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत प्रसन्न होना हो जाएगा। काम बिगड़ने पर पछताने से कोई नहीं, मतलब काम बिगड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता है। तो ये हो जाएगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति को दर्शाने वाली लोकोक्ति, तो गंगा गई गंगादास और जमुना गए जमुनादास इसका उत्तर रहेगा। फिर आपको इनका जो अर्थ है वो बताना है। कमर कसना, चल बसना, गड़ो पानी पड़ना, दाल में काला होना, तिल का ताड़ बनाना, ये सभी मुहावरे हैं। और लोकोक्ति असरफिया लुटे कोयलों पर मोहर, और जैसी करनी वैसी भरनी, ससुंदर के सिर में चमेली का तेल, और घर फूंक कर तमाशा देखना, आप भले तो जग भला। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे जो मैंने आपको इसमें बताया। ये पत्र से समझे आपके चैप्टर में है नहीं, तो वैसे तो आपको यहाँ पे छोड़ देना है। बाकी ये पत्र लेखन वगैरह सारी चीज़ें आपको अच्छे से और भी समझा रखी। तो ये था आज के आपका महत्वपूर्ण जो वीडियो। 1 घंटा और 11 मिनट तक इस वीडियो को हमने पूरा किया, और पूरी जो आपकी व्याकरण की किताब के इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हमने कवर किया है। परिभाषा समझ लो, चाहे इसकी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लो, ये सारे मैंने आपके 1 घंटे में कवर किया है। वैसे इस किताब को 1 घंटे में कोई कवर करना मुश्किल नहीं है। बड़ी किताब बड़ी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऑथेंटिक है और बिल्कुल आपके संक्षिप्त में दे रखी है। तो ज़रूर आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस किताब को ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा ये पूरी किताब की PDF अपने ऐप के ऊपर उपलब्ध है, और ऐप के ऊपर आपके 49 रुपये में आपकी जो राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज़ भी उपलब्ध है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ऐप के ऊपर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और रीड के जो टेस्ट देना चाहते हैं फ्री में, तो आप फ्री के टेस्ट तो आपके लिए उपलब्ध है, और उन सभी के लिए आप जो ऐप को डाउनलोड कर लेना, और अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।